दोस्तों, इस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डैनियल kahneman की विश्व प्रसिद्ध किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब में हम 1 से 7 चैप्टर को सुनेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1, परिचय और सोचने की 2 शैलियां। ये किताब सिर्फ एक मनोविज्ञान की किताब नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, क्यों बार-बार गलतियां करते हैं और कैसे अपने दिमाग की सीमाओं को समझकर बेहतर जीवन जी सकते हैं। kahneman एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये दिखाया कि इंसान हमेशा तार्किक यानी रैशनल नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है, तेजी से सोचता है और इस प्रक्रिया में अक्सर गलतियां करता है। इस किताब का नया 2025 एडिशन खास है क्योंकि इसमें शामिल हैं डिजिटल युग और सोशल मीडिया के प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय सोच की तुलना, नई रिसर्च और आधुनिक उदाहरण। सोचने के 2 सिस्टम। kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने की 2 अलग-अलग प्रणालियां होती हैं। यही इस किताब का मूल आधार है। सिस्टम 1, तेज सोच। तेज, सहज और ऑटोमैटिक। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह भावनाओं, अनुभव और पैटर्न पर आधारित है, लेकिन यह आसानी से भ्रमित हो सकता है और गलतियां करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सड़क पर चलते हुए अचानक कोई गाड़ी अपनी तरफ आती देख लें और तुरंत हट जाएं, तो यह सिस्टम 1 की सोच है। यह आपको बचा लेता है क्योंकि यह बिना सोच विचार के तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यही सिस्टम 1 कभी-कभी आपको धोखा भी देता है, जैसे किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेना कि यह भरोसेमंद है या यह खतरनाक है, जबकि हकीकत कुछ और हो सकती है। सिस्टम 2, धीमी सोच। यह तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक और मेहनत वाली सोच है। इसमें समय, ध्यान और ऊर्जा लगती है। इसका काम है सिस्टम 1 की गलतियों को सुधारना। यह ज़्यादा सटीक होता है लेकिन धीमा होता है। उदाहरण के लिए, गणित का सवाल हल करना 37 गुणा 49, यह सिस्टम 2 की सोच है। आपको ध्यान लगाना होगा, गणना करनी होगी और दिमाग पर मेहनत करनी होगी। इसी तरह जब आप किसी निवेश का निर्णय लेते हैं, आपको आंकड़े देखने पड़ते हैं, जोखिम का आकलन करना पड़ता है। ये सब सिस्टम 2 का काम है। दोनों सिस्टम का टकराव। सिस्टम 1 हमेशा पहले सक्रिय होता है, सिस्टम 2 बाद में आता है और जांच करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान आलसी होता है। हमारा दिमाग हर समय सिस्टम 2 को सक्रिय नहीं करता क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। इसलिए हम अक्सर सिस्टम 1 पर भरोसा कर लेते हैं और यही हमारी गलतियों की जड़ है। रोजमर्रा की जिंदगी में दोनों सिस्टम। खरीदारी में 999 रुपए देखकर लगता है कितना सस्ता है, ये है सिस्टम 1। असली फर्क सिर्फ 1 रुपए का है, ये है सिस्टम 2। रिश्तों में पहली नजर में आकर्षण, ये है सिस्टम 1। लंबे समय के रिश्ते की सही समझ, ये है सिस्टम 2। कामकाज में इंटरव्यू में पहली छवि पर भरोसा, ये है सिस्टम 1। रेज्यूमे, अनुभव और व्यवहार का विश्लेषण, ये है सिस्टम 2। कहानी, 2 दोस्तों की सोच। मान लीजिए 2 दोस्त एक बिजनेस शुरू करते हैं। पहला दोस्त कहता है, मुझे लगता है ये आइडिया जरूर सफल होगा, मेरा मन कहता है, ये है सिस्टम 1। दूसरा दोस्त कहता है, ठीक है, लेकिन हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, डेटा देखना चाहिए, रिस्क एनालिसिस करना चाहिए, ये है सिस्टम 2। अगर पहला दोस्त अकेले फैसला लेता तो शायद जल्दी गलती हो जाती, लेकिन दूसरे दोस्त ने धीमी सोच अपनाई तो निर्णय बेहतर हुआ। यानी सही सोच तब होती है जब दोनों सिस्टम संतुलन में हों। 2025 संस्करण की प्रासंगिकता। आज के समय में जब सोशल मीडिया हमें हर सेकंड जानकारी दे रहा है, तो हमारा सिस्टम 1 बहुत सक्रिय रहता है। तेज रिएक्शन, जल्दी राय बनाना, बिना जांचे किसी बात को मान लेना। इसलिए आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है कि हम सिस्टम 2 को सक्रिय करें, ताकि हम गलत खबरों, अफवाहों और डिजिटल मैनिपुलेशन से बच सकें। दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने सीखा कि हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है, तेज और धीमा। तेज सोच सिस्टम 1 हमें तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन गलतियां भी कराता है। धीमी सोच सिस्टम 2 हमें सटीक और सोच समझकर निर्णय दिलाती है, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। समझदारी ये है कि हम जानें कब किस सिस्टम का उपयोग करना है। चैप्टर 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायस। प्रस्तावना। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है। सिस्टम 1 यानी तेज सोच, सहज भावनात्मक ऑटोमैटिक,
और सिस्टम 2 यानी धीमी सोच, तार्किक, विश्लेषणात्मक, मेहनती। अब सवाल है कि जब हम तेज सोच पर भरोसा करते हैं तो हमारे निर्णय क्यों गलत हो जाते हैं? हमारा दिमाग किन मानसिक शॉर्टकट्स का उपयोग करता है और ये शॉर्टकट हमें कहाँ धोखा देते हैं? यही सब हम इस अध्याय में सीखेंगे। ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं? ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है सोचने के शॉर्टकट। हमारा दिमाग हर समय लाखों सूचनाएं प्रोसेस करता है। अगर हर चीज को सिस्टम 2 से गहराई में सोचना पड़े तो हम एक दिन में शायद कुछ ही निर्णय ले पाएंगे। इसलिए हमारा दिमाग सिस्टम 1 के माध्यम से शॉर्टकट अपनाता है। ये शॉर्टकट कई बार सही होते हैं, लेकिन अक्सर ये भ्रम पैदा करते हैं। मुख्य ह्यूरिस्टिक्स और बायस। अब हम एक एक करके सबसे महत्वपूर्ण ह्यूरिस्टिक्स और बायस को विस्तार से समझेंगे। 1. एंकरिंग बायस। इसका मतलब है जब हम किसी संख्या या जानकारी को पहले एंकर की तरह पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पर आगे का निर्णय लेते हैं। इसका उदाहरण, अगर आपको कहा जाए कि क्या गंगा की लंबाई 500 मील से ज्यादा है या कम, और फिर पूछा जाए कि तो गंगा कितनी लंबी होगी, ज्यादातर लोग 500 से थोड़ा ज्यादा ही अनुमान लगाएंगे। और दुकानदार पहले किसी चीज की एमआरपी 2000 रुपए दिखाता है, फिर कहता है आज सिर्फ 999 रुपए में। आपको लगता है बहुत सस्ता है, जबकि असली कीमत शायद 800 रुपए ही हो। 2025 संस्करण संदर्भ। आज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स इसी एंकरिंग का उपयोग करते हैं। 5999 कट कर 1299 लिखा देखकर हमारा सिस्टम 1 कहता है वाह भारी छूट, जबकि असली वैल्यू वही है जो प्रतियोगी ब्रांड बेच रहा है। 2. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है हम जिन घटनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं उन्हें ज्यादा आम और संभावित मान लेते हैं। इसका उदाहरण, अगर आपने टीवी पर किसी हवाई जहाज दुर्घटना की खबर देखी तो आपको लगेगा प्लेन से सफर खतरनाक है, जबकि सांख्यिकीय रूप से सड़क हादसों में कहीं ज्यादा लोग मरते हैं। किसी क्षेत्र में चोरी की 2-3 खबरें पढ़कर आपको लगेगा ये इलाका बहुत असुरक्षित है, जबकि हो सकता है वहां अपराध दर बहुत कम हो। डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हमारी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को और तेज कर देती हैं। जो दिखता है वही सच लगता है। रिप्रेजेंटेटिवनेस यानी प्रतिनिधित्व की तकनीक। दूसरा बिंदु, हम किसी चीज के लिए आकलन इसका करते हैं उसके प्रतिनिधित्व से, यानी स्टीरियोटाइप या पैटर्न से। अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाए हुए है और शांत स्वभाव का है तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि ये लाइब्रेरियन होगा, जबकि हकीकत में वो शायद एक सेल्स मैनेजर या फिर कोई और भी हो सकता है। दूसरा बिंदु है, किसी निवेशक ने लगातार 3 साल अच्छा रिटर्न दिया तो लोग मान लेते हैं कि वो आगे भी जीतता रहेगा। लेकिन असलियत ये है कि भविष्य अनिश्चित है। आधुनिक संदर्भ में एआई और एल्गोरिदम भी रिप्रेजेंटेटिवनेस का शिकार होते हैं। अगर डेटा में कोई बायस है तो मशीन लर्निंग भी वही बायस रिपीट करती है। चौथा बिंदु है कन्फर्मेशन बायस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कन्फर्मेशन बायस है क्या। हम वही जानकारी खोजते और मानते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही ठहराती है। इसी का उदाहरण है, अगर किसी को लगता है कि होम्योपैथी सबसे असरदार है तो वो सिर्फ वही आर्टिकल पढ़ेगा जो उसकी राय को सपोर्ट करे। अगर किसी को लगता है राजनीतिज्ञ ए बहुत ईमानदार है तो वो सभी अच्छी खबरों पर विश्वास करेगा और बुरी खबरों को फेक मान लेगा। अब 2025 संदर्भ के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इससे हमारी इको चेंबर बन जाती है और कन्फर्मेशन बायस और गहरा हो जाता है। अब 5वां बिंदु है हाइंडसाइट बायस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइंडसाइट बायस है क्या। किसी घटना के हो जाने के बाद में हमें लगता है ये तो पहले से पता था। इसका उदाहरण है, अगर कोई स्टॉक अचानक गिर जाता है तो लोग कहते हैं हाँ ये तो होना ही था। अगर कोई टीम मैच जीत जाती है तो कहते हैं उनकी जीत पक्की थी। लेकिन हकीकत यह है कि पहले ये स्पष्ट नहीं था। हमारा दिमाग पीछे मुड़कर कहानी बना देता है। अब 6वां बिंदु है
लॉस एवर्जन। ये हमारे लिए हानि यानी लॉस का दर्द लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसका उदाहरण है, अगर आपको 100 रुपए का फायदा मिलता है तो थोड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो दुख कहीं ज्यादा होगा। इसका प्रभाव यह है कि इसी कारण लोग शेयर बाजार में गलत फैसले करते हैं। वो नुकसान वाले शेयर को पकड़े रहते हैं क्योंकि नुकसान स्वीकार करना उन्हें बहुत कठिन लगता है। आइए देखते हैं एक केस स्टडी भारतीय निवेशक की। मान लीजिए एक भारतीय निवेशक ने 2020 में 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाए। उसका पोर्टफोलियो पहले 50% बढ़ा, फिर अचानक 40% गिर गया। वो नुकसान देखकर घबरा गया और पैसे निकाल लिए। बाद में बाजार सुधर गया, लेकिन उसने मौका खो दिया। ये हुआ लॉस एवर्जन का प्रभाव। नुकसान का डर इतना गहरा था कि उसने लंबी अवधि के फायदे को खो दिया। अब इस अध्याय का निष्कर्ष। दोस्तों, इस अध्याय में हमने समझा हमारा दिमाग ह्यूरिस्टिक्स यानी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। ये शॉर्टकट अक्सर हमें भ्रमित करते हैं। मुख्य बायस हैं एंकरिंग, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, कंफर्मेशन बायस, हाइंडसाइट बायस और लॉस एवर्जन। डिजिटल युग और 2025 की दुनिया में ये बायस और भी मजबूत हो गए हैं। अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं और ये भ्रम हमें कैसे गलत फैसले दिलाता है। चैप्टर 3, अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आप एक क्विज खेल रहे हैं। सवाल आया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप बिना सोचे तुरंत जवाब देंगे, इंदिरा गांधी। अब अगला सवाल आया, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? शायद आप थोड़े रुककर सोचेंगे, लेकिन फिर भी 60-70% यकीन के साथ कोई नाम बोल देंगे। यही है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी हमें लगता है कि हमें सही पता है, जबकि असल में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। 1. ओवर कॉन्फिडेंस क्यों होता है? सिस्टम 1 का भ्रम। हमारा सहज दिमाग तुरंत जवाब देता है, वो अनुमान को सत्य समझ लेता है। सिस्टम 2 की आलस। धीमी सोच सिस्टम 2 को सक्रिय करना मेहनत भरा है, इसलिए वो सिस्टम 1 की बात को बिना जांचे मान लेता है। सफलता का अनुभव। जब हमें पहले कुछ बार सही उत्तर मिल जाता है तो आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। 2. इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भ्रम। हमें लगता है हम समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी घटना को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन असलियत में हम बस बाद की कहानी को जोड़ लेते हैं। उदाहरण, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी। क्रैश होने के बाद एक्सपर्ट्स ने लंबी लंबी व्याख्या दी। ऐसा लगा जैसे सबको पहले से पता था, लेकिन हकीकत ये थी कि कोई भी सही भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। 2025 संस्करण संदर्भ। AI स्टार्टअप्स में आज अरबों रुपए लग रहे हैं। अगर 5 साल बाद इनमें से कुछ गिर जाते हैं तो लोग कहेंगे, हाँ, ये तो पहले से साफ था कि बबल है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसी को पक्के तौर पर नहीं पता। इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी, भ्रम। हमें लगता है हमारा अनुमान सही है। प्रयोग। कहनमन और उनके सहयोगियों ने स्टॉक ब्रोकर्स पर अध्ययन किया। हर साल वे शेयर चुनते थे। वे मानते थे कि उनका चुनाव बहुत विशेषज्ञता से भरा है, लेकिन नतीजे लॉटरी जैसे थे, पूरी तरह यादृच्छिक। फिर भी ब्रोकर्स को लगता था हमारा अनुमान सही है, हम जानते हैं। निष्कर्ष, हमारा आत्मविश्वास अक्सर हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। चौथा, प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी परिभाषा। किसी भी प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय हम हमेशा मानते हैं कि यह काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। उदाहरण, छात्र सोचते हैं कि असाइनमेंट 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन आखिरी रात जागना पड़ता है। सरकारी प्रोजेक्ट्स 2 साल में पूरे होने का दावा करते हैं, लेकिन 8 साल लग जाते हैं। भारत का उदाहरण, दिल्ली मेट्रो के कई विस्तार योजनाएं तय समय से कई साल बाद पूरी हुईं। योजना बनाते समय ओवर कॉन्फिडेंस ने वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया। 5वां, एक्सपर्ट्स भी गलत होते हैं। कहनमन बताते हैं कि विशेषज्ञ भी अक्सर गलत भविष्यवाणी करते हैं। फिलिप टेटलॉक का अध्ययन।
उन्होंने 284 राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों से 20 साल तक भविष्यवाणी करवाई। कुल 82,000 भविष्यवाणियां इकट्ठा हुईं। नतीजा, उनकी भविष्यवाणियां आम इंसान की तरह ही गलत निकली। लेकिन विशेषज्ञों का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। वे मानते थे कि वे सही भविष्यवाणी कर रहे हैं। छठा, स्मॉल नंबर्स का भ्रम, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। हम अक्सर छोटे सैंपल से बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण, अगर किसी स्कूल की 10 में से 8 लड़कियां गणित में टॉपर हैं, तो लोग कहेंगे यह स्कूल लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है, जबकि यह सिर्फ छोटा सैंपल हो सकता है। असलियत, छोटे नमूनों में रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें लगता है कि यह पैटर्न है। 7. ओवर कॉन्फिडेंस का असर बिजनेस में। स्टार्टअप्स के आंकड़े, लगभग 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में असफल हो जाते हैं। फिर भी नए उद्यमी हमेशा मानते हैं कि हमारा स्टार्टअप अलग है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें लगता है कि हम औरों से बेहतर सोचते हैं। नतीजा, कई लोग बिना बाजार अध्ययन किए करोड़ों निवेश कर देते हैं। फिर जब असफलता मिलती है तो कहते हैं यह तो हमारी किस्मत खराब थी। 8. व्यक्तिगत जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस। रिश्तों में कई बार लोग सोचते हैं हमारा रिश्ता हमेशा परफेक्ट रहेगा, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सेहत में लोग सोचते हैं हमें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये दूसरों को होता है, लेकिन असल में वे चेतावनी संकेतों को अनदेखा करते रहते हैं। 9. 2025 संस्करण में ओवर कॉन्फिडेंस। आज टेक्नोलॉजी ने ओवर कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया है। क्रिप्टो और एआई स्टॉक्स, लोग मानते हैं कि वह मार्केट ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश निवेशक गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। सोशल मीडिया राय, हर कोई अपने आप को विशेषज्ञ मानता है। लोग मेडिकल सलाह से लेकर स्टॉक टिप्स तक बिना जानकारी के देते हैं। एआई टूल्स, अब लोग सोचते हैं एआई ने बताया है तो 100% सही होगा, लेकिन असलियत यह है कि एआई भी बायस्ड डेटा से सीखता है। चैप्टर 3 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा, ओवर कॉन्फिडेंस हमें गलत फैसले दिलाता है। हम सोचते हैं कि हम सब समझते हैं, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है हमारे अनुमान सही हैं, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हम छोटे नमूनों से बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बिजनेस, रिश्तों और निवेश, हर जगह ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाता है। पिन पॉइंट, अगले चैप्टर में हम सीखेंगे। चैप्टर 4, निर्णय और चुनाव। लोग क्यों अक्सर तर्क के बजाय भावनाओं से फैसले करते हैं? प्रॉस्पेक्ट थ्योरी क्या है और ये हमें जीवन के चुनावों को समझने में कैसे मदद करती है? चैप्टर 4, निर्णय और चुनाव, चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय करते हैं। नाश्ते में क्या खाना है, ऑफिस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, शेयर में निवेश करना है या बैंक में पैसा रखना है, शादी किससे करनी है, करियर में कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ये सारे फैसले तर्कसंगत यानी रैशनल तरीके से लेते हैं, या फिर हम ज्यादातर फैसले भावनाओं, बायस और भ्रम के आधार पर लेते हैं। कहनमन बताते हैं, मनुष्य एक तर्कशील मशीन नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जीव है। इसलिए हमारे चुनाव अक्सर अनुमान, डर, लालच और आशा से प्रभावित होते हैं। 1. पारंपरिक अर्थशास्त्र बनाम व्यवहारिक अर्थशास्त्र। पारंपरिक अर्थशास्त्र, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, मानता है कि इंसान हमेशा तर्कसंगत होता है। वो हमेशा वही विकल्प चुनेगा जिसमें उसका लाभ यानी यूटिलिटी अधिकतम हो, यानी हम रैशनल डिसीजन मेकर्स हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कहनमन और ट्वर्स्की ने बताया कि असल में ऐसा नहीं है। इंसान अक्सर भावनाओं और बायस के चलते गलत फैसले लेता है। इसलिए हमें मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को साथ में समझना होगा। यहीं से जन्म हुई प्रॉस्पेक्ट थियरी। 2. प्रॉस्पेक्ट थियरी, मूल विचार। प्रॉस्पेक्ट थियरी ये बताती है कि लोग लाभ यानी गेन्स और हानि यानी लॉसेस को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। हानि का दर्द लाभ की खुशी से लगभग 2 गुना होता है। इसलिए हम अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो तर्कसंगत नहीं बल्कि हानि से बचने वाले होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपको 500 रुपए मिलने हैं तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर आपको 500 रुपए खोने पड़े तो उसका दर्द कहीं ज्यादा होगा। 3. लॉस अवर्शन, कहनमन का मशहूर निष्कर्ष, लॉसेस लूम लार्जर देन गेन्स।
लोग हानि से बचने के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लाभ पाने के लिए उतना जोखिम नहीं लेते। उदाहरण 1, विकल्प ए, 100% संभावना है कि आपको 900 रुपए मिलेंगे। विकल्प बी, 90% संभावना है कि आपको 1000 रुपए मिलेंगे और 10% संभावना है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग विकल्प ए चुनेंगे, जबकि गणित के हिसाब से दोनों बराबर हैं। उदाहरण 2, विकल्प ए, 100% संभावना है कि आप 900 रुपए खो देंगे। विकल्प बी, 90% संभावना है कि आप 1000 रुपए खो देंगे और 10% संभावना है कि आप कुछ नहीं खोएंगे। यहाँ ज्यादातर लोग विकल्प बी चुनेंगे, क्योंकि वो हानि से बचने के लिए जोखिम लेना पसंद करेंगे। 4. रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। हम अपने फैसले हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं, बल्कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दुकान ए में मोबाइल का दाम 50,000 रुपये है, लेकिन उस पर 5,000 रुपये की छूट है। दुकान बी में मोबाइल का दाम 45,000 रुपये है, लेकिन कोई छूट नहीं। ज्यादातर लोग दुकान ए से खरीदेंगे क्योंकि उन्हें छूट मिलने का एहसास होता है, हालांकि असल में दोनों का दाम बराबर है। 5. रिस्क एवर्जन बनाम रिस्क सीकिंग। प्रोस्पेक्ट थियरी बताती है कि लाभ की स्थिति में लोग रिस्क एवर्स यानी जोखिम से बचने वाले बन जाते हैं। हानि की स्थिति में लोग रिस्क सीकिंग यानी जोखिम लेने वाले बन जाते हैं। उदाहरण, जब हम पैसे जीत रहे होते हैं तो हम सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम हार रहे होते हैं तो हम सब या कुछ नहीं वाला दांव लगाने लगते हैं। यही कारण है कि जुआरी अक्सर और गहराई तक फंस जाते हैं। 6. एंडोमेंट इफेक्ट, स्वामित्व प्रभाव। लोग किसी चीज को सिर्फ इसलिए अधिक मूल्य देते हैं क्योंकि वो उनकी मलकियत में है। उदाहरण, अगर आपके पास एक मग है तो आप उसे 500 रुपए से कम में बेचने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन वही मग खरीदने के लिए आप 300 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं होंगे। ये बताता है कि ओनरशिप हमारी सोच को बदल देता है। 7. मेंटल अकाउंटिंग, मानसिक लेखांकन। हमारा दिमाग पैसे को अलग अलग खातों में बांट कर देखता है। उदाहरण, मान ली थी आप मूवी देखने गए और टिकट खो गई। नई टिकट खरीदने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपको लगेगा 200 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपने रास्ते में 200 रुपए गिरा दिए तो आप नई टिकट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पहला नुकसान मूवी अकाउंट से जुड़ा है और दूसरा पर्सनल अकाउंट से। 8. फ्रेमिंग इफेक्ट, प्रस्तुति प्रभाव। हमारा निर्णय इस पर निर्भर करता है कि सवाल कैसे पूछा गया है। उदाहरण, डॉक्टर कहते हैं इस ऑपरेशन में 90% सफलता है। मरीज ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं इस ऑपरेशन में 10% मौत की संभावना है। मरीज डरेगा और ऑपरेशन से बचना चाहेगा। दोनों बातों का गणित समान है, लेकिन फ्रेमिंग अलग होने से फैसला बदल गया। 9. सर्टेनिटी इफेक्ट, निश्चितता प्रभाव। लोग 100% निश्चित परिणाम को ज्यादा महत्व देते हैं। उदाहरण, 95% संभावना है कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, 100% संभावना है कि आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। ज्यादातर लोग 9,000 रुपये चुनेंगे क्योंकि वे निश्चितता को महत्व देते हैं। 10 अप्रैल 2025 संस्करण, नए संदर्भ। क्रिप्टो और स्टॉक ट्रेडिंग। लोग छोटे नुकसान की भरपाई करने के लिए बड़े रिस्क लेते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर्स घाटे में रहते हैं। AI जॉब्स। लोग सोचते हैं मेरी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन असल में AI कई इंडस्ट्री बदल रहा है, फिर भी लोग रेफरेंस पॉइंट से चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया डिसीजंस। लोग लाइक्स और फॉलोअर्स को मूल्य समझते हैं। उनके चुनाव, खरीदारी, रिश्ते, राजनीति तक इसी से प्रभावित होते हैं। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। हम अपने फैसले हमेशा तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं और संदर्भ बिंदुओं से लेते हैं। लॉस अवर्जन हमें असुरक्षित और जोखिम भरा बना देता है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी बताती है कि लोग लाभ और हानि को असमान रूप से महसूस करते हैं। फ्रेमिंग, मेंटल अकाउंटिंग, एंडाउमेंट इफेक्ट जैसे बायस हमारे चुनाव को प्रभावित करते हैं। पिंड अगले हिस्से में हम सीखेंगे। चैप्टर 5, 2 आत्माएं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। क्या असली खुशी कौन तय करती है? वो पल जो हम जीते हैं या वो याद जो हम बनाते हैं? क्यों कभी कभी छुट्टियां मजेदार होते हुए भी हमें बेकार लगती हैं? चैप्टर 5, 2 आत्माएं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। कहनमैन कहते हैं कि इंसान के अंदर 2 तरह की आत्माएं रहती हैं,
एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, अनुभव करने वाली आत्मा, ये वही है जो वर्तमान क्षण को जीती है। जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या समुद्र के किनारे बैठे हैं, वही अनुभव करने वाली आत्मा सक्रिय होती है। रिमेंबरिंग सेल्फ, याद रखने वाली आत्मा, ये वही है जो अतीत को याद करती है और कहानियां गढ़ती है। ये तय करती है कि आपकी छुट्टियां अच्छी थी या बुरी, आपकी जिंदगी सुखी है या दुखी। देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि निर्णय लेने का अधिकार याद रखने वाली आत्मा के पास है, भले ही असली खुशी अनुभव करने वाली आत्मा ने महसूस की हो। 1. कोलोनोस्कोपी प्रयोग, द कोलोनोस्कोपी स्टडी। कहनमैन और उनके साथियों ने एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने कुछ मरीजों के दर्दनाक कोलोनोस्कोपी अनुभव रिकॉर्ड किए। मरीज ए, 30 मिनट तक प्रक्रिया चली, ज्यादातर समय मध्यम दर्द, आखिर में तीव्र दर्द। मरीज बी, 40 मिनट तक प्रक्रिया चली, ज्यादातर समय दर्द, लेकिन आखिरी 5 मिनट अपेक्षाकृत हल्का दर्द। अब सोचना, किस मरीज ने ज्यादा दर्द सहा? गणित के हिसाब से मरीज बी ने ज्यादा दर्द सहा, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मरीज ए का अनुभव बदतर था। क्योंकि हमारी याद रखने वाली आत्मा पीक एंड रूल का पालन करती है। अनुभव की याद सबसे खराब पल या पीक और उसके अंत या एंड से बनती है। पूरी अवधि ड्यूरेशन ज्यादा मायने नहीं रखती। 2. पीक एंड रूल, चरम अंत नियम। हम किसी अनुभव को उसके औसत से नहीं, बल्कि सबसे तीव्र पल, पीक और उसके अंत से याद रखते हैं। उदाहरण, अगर आपकी छुट्टी का ज्यादातर समय मजेदार था, लेकिन आखिर में बुरी तरह झगड़ा हो गया, तो आपको लगेगा छुट्टी खराब थी। वहीं अगर छुट्टी थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन अंत में यादगार पार्टी हुई, तो आपको लगेगा छुट्टी शानदार थी। 3. ड्यूरेशन निग्लेक्ट, अवधि की अनदेखी। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ पूरे समय को महसूस करती है, लेकिन रिमेंबरिंग सेल्फ समय की लंबाई को महत्व नहीं देती। उदाहरण, आपने 2 घंटे की मूवी देखी जिसमें अंत बहुत खराब था। आपने 1 घंटे की मूवी देखी जिसमें अंत शानदार था। आपकी याद रखने वाली आत्मा कहेगी दूसरी मूवी बेहतर थी, हालांकि असली अनुभव एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ने पहली मूवी में ज्यादा समय जिया। 4. खुशी बनाम संतुष्टि। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी यानी पल भर की अनुभूति, रिमेंबरिंग सेल्फ की संतुष्टि यानी जीवन की कहानी। जब आप चॉकलेट खा रहे होते हैं तो वो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी है, लेकिन जब आप सोचते हैं मेरी जिंदगी सफल है या नहीं, ये रिमेंबरिंग सेल्फ तय करती है। धीरे, यही कारण है कि लोग अक्सर तुरंत खुशी छोड़कर भविष्य की संतुष्टि के लिए काम करते हैं। 5. छुट्टियों का उदाहरण। आप छुट्टी पर गए, पहले 6 दिन मजेदार थे, घूमना, खाना, फोटो, एंजॉय। आखिरी दिन सामान चोरी हो गया। धीरे, आपकी याद रखने वाली आत्मा कहेगी ये छुट्टी खराब थी, जबकि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ने 6 दिन बहुत मजा किया। अब सोचिए, अगली बार छुट्टी की योजना बनाते समय कौन फैसला करेगा? सही जवाब, रिमेंबरिंग सेल्फ। 6. 2025 के संदर्भ, सोशल मीडिया और एआई। सोशल मीडिया, लोग तस्वीरें खींचकर पोस्ट करते हैं। असली अनुभव एक्सपीरियंसिंग सेल्फ शायद छोटा हो, लेकिन याद रखने वाली आत्मा लाइक्स और कमेंट से कहानी बनाती है। एआई मेमोरीज। अब एआई हमारे अनुभवों को स्टोर करके यादें बनाता है, यानी भविष्य में हमारी रिमेंबरिंग सेल्फ और भी कृत्रिम हो जाएगी। 7. एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ, टकराव। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ कहती है इस पल का आनंद लो, रिमेंबरिंग सेल्फ कहती है ऐसा करो जिससे बाद में गर्व हो। धीरे, यही वजह है कि हम अक्सर 2 तरह की जिंदगी जीते हैं, अनुभव की जिंदगी यानी पल भर की खुशी, कहानी की जिंदगी यानी यादों और आत्मकथा की खुशी। 8. जिंदगी का असली सवाल। कहनमन पूछते हैं, आप किसे महत्व देना चाहेंगे, उस आत्मा को जो जीती है या उस आत्मा को जो याद रखती है? धीरे, अगर आप एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को प्राथमिकता देंगे तो आप पल पल में जीना सीखेंगे। अगर आप रिमेंबरिंग सेल्फ को प्राथमिकता देंगे तो आप भविष्य की कहानी बनाने के लिए मेहनत करेंगे। चैप्टर 5 का निष्कर्ष।
इंसान के अंदर दो आत्माएं रहती हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। हमारी यादें अनुभवों का सटीक रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि पीक एंड रूल के आधार पर कहानियां होती हैं। हम अक्सर ड्यूरेशन नेग्लेक्ट करते हैं, यानी समय की लंबाई मायने नहीं रखती। निर्णय लेने का अधिकार हमेशा रिमेंबरिंग सेल्फ के पास होता है। असली जीवन संतुलन यही है, कब हमें अनुभव वाली आत्मा को महत्व देना है और कब याद रखने वाली आत्मा को। पिन। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 6 व्यावहारिक अर्थशास्त्र और केस स्टडीज, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड एप्लीकेशंस। ये बताएगा कि कहनमन और ट्वर्स्की के विचारों ने बिजनेस, सरकार, स्वास्थ्य, निवेश और टेक्नोलॉजी की दुनिया को कैसे बदला है। चैप्टर 6 व्यवहारिक अर्थशास्त्र और केस स्टडीज। पहला, पारंपरिक अर्थशास्त्र बनाम व्यवहारिक अर्थशास्त्र। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानता है कि इंसान हमेशा तार्किक यानी रैशनल होता है। वो फायदे और नुकसान को देखकर सही निर्णय लेता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कहनमन और ट्वर्स्की ने दिखाया कि इंसान अक्सर भावनाओं, बायस और यूरिस्टिक्स के आधार पर फैसले लेता है, यानी हम पूरी तरह तार्किक नहीं हैं, हम प्रिडिक्टेबली इर्रैशनल होते हैं। पहला उदाहरण, लोग डिस्काउंट देखकर जरूरत न होने पर भी चीजें खरीद लेते हैं। दूसरा उदाहरण, निवेशक नुकसान से डरकर जल्दी शेयर बेच देते हैं। तीसरा उदाहरण, सरकारें नीतियों में फ्रेमिंग बदलकर जनता का व्यवहार बदल देती हैं। दूसरा, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, लाभ और हानि का गणित। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहनमन और ट्वर्स्की का सबसे बड़ा योगदान है। लोग लाभ से ज्यादा हानि यानी लॉस को महत्व देते हैं, यानी 100 रुपये खोने का दर्द 100 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। उदाहरण, आपको 500 रुपये मिलेंगे, ये अच्छी खबर है। आपके पास 1000 रुपये हैं लेकिन 500 रुपये खो जाएंगे, ये बुरी खबर है। दोनों का नेट रिजल्ट बराबर है, लेकिन इंसान दूसरे वाले विकल्प से डर जाएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है लॉस अवर्जन। तीसरा, फ्रेमिंग इफेक्ट। निर्णय का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण, डॉक्टर कहे इस ऑपरेशन से 90% लोग बच जाते हैं। दूसरा डॉक्टर कहे इस ऑपरेशन से 10% लोग मर जाते हैं। तथ्य वही है, लेकिन ज्यादातर मरीज पहला विकल्प चुनेंगे। चौथा, नज थियरी। कहनमन के विचारों ने नज थियरी को जन्म दिया, जिसे रिचर्ड थेलर ने आगे बढ़ाया। लोग तब बेहतर निर्णय लेते हैं जब माहौल उन्हें धीरे से सही दिशा में ढकेलता है। उदाहरण, कैंटीन में हेल्दी फूड को आगे रख दो तो लोग ज्यादा हेल्दी खाना चुनेंगे। पेंशन स्कीम में लोगों को ऑटो एनरोल कर दो तो अधिकतर लोग बचत करने लगेंगे। 5. निवेश और फाइनेंस में उपयोग। व्यवहारिक अर्थशास्त्र ने शेयर बाजार और निवेश की दुनिया में क्रांति ला दी। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। निवेशक अपने ज्ञान को ज्यादा आंकते हैं और बार बार ट्रेड करते हैं। हर्ड बिहेवियर। लोग भीड़ का पीछा करते हैं, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा। लॉस अवर्जन। लोग नुकसान से डरकर घाटे वाले शेयर पकड़े रहते हैं ताकि नुकसान वास्तविक ना हो जाए। इसीलिए 2025 में कई निवेश कंपनियां अब बिहेवियरल फाइनेंस एक्सपर्ट्स को नियुक्त करती हैं। 6. स्वास्थ्य और पब्लिक पॉलिसी में उपयोग। सरकारें और स्वास्थ्य संस्थान व्यवहारिक अर्थशास्त्र का प्रयोग करके लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रही हैं। ऑर्गन डोनेशन। अगर फॉर्म में यस चुनना हो तो कम लोग डोनर बनेंगे। अगर फॉर्म में पहले से यस भरा हो और लोग चाहें तो बदल सकते हैं तो अधिक लोग डोनर बनेंगे। टैक्स भरना। जब सरकार ने ये मैसेज भेजा कि आपके इलाके के 90% लोग समय पर टैक्स भरते हैं तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया। 7. शिक्षा में उपयोग। अगर बच्चों को कहा जाए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए तो कम असर होता है। अगर कहा जाए कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा या सजा से बचोगे तो असर ज्यादा होता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र समझाता है कि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि प्रेरणा और डर से भी सीखता है। 8. बिजनेस और मार्केटिंग में उपयोग। कंपनियां कहनेमन की थ्योरी का सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं। एंकरिंग इफेक्ट। किसी प्रोडक्ट का MRP ₹999 लिखकर उस पर स्पेशल प्राइस ₹499 दिखाना। लोग सोचेंगे 499 बहुत सस्ता है। स्कैर्सिटी इफेक्ट। केवल 2 पीस बचे हैं तो तुरंत खरीदने की जल्दी। डिफ़ॉल्ट इफेक्ट। सब्सक्रिप्शन में ऑटो रिन्यू ऑन करके रखना ताकि लोग बिना सोचे समझे पैसे देते रहें। 9. केस स्टडी 2025 एडिशन।
1. सोशल मीडिया और अटेंशन इकोनॉमी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म डोपामाइन ड्रिवन नजेस का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिट स्क्रॉल और नोटिफिकेशन बेल एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। याद रखने वाली आत्मा सोचती है, मैंने समय बर्बाद किया, लेकिन फिर भी सिस्टम 1 हर बार फंस जाता है। 2. क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज। सरकारें फ्रेमिंग बदलकर लोगों को सस्टेनेबल चॉइसेस की ओर धकेल रही हैं। जैसे सोलर एनर्जी से आप हर महीने ₹2000 बचा सकते हैं तो लोग अपनाएंगे, जबकि कोयला जलाना पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है तो कम असरदार। 3. एआई और पर्सनलाइज्ड नजेस। 2025 में एआई हर व्यक्ति की आदतों को ट्रैक करके पर्सनल नजेस देता है। जैसे आपकी फिटनेस ऐप नोटिफिकेशन भेजती है, आपके दोस्त राहुल ने आज 8000 स्टेप्स पूरे किए। ये तुलना आपको भी एक्टिव बना देती है। 10. व्यवहारिक अर्थशास्त्र की आलोचना। कुछ आलोचक कहते हैं, क्या सरकार को लोगों को नज करने का अधिकार होना चाहिए? क्या कंपनियां लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं? इसीलिए 2025 में एथिकल नजिंग की चर्चा बढ़ी है। चैप्टर 6 का निष्कर्ष। कहनेमन और ट्वर्स्की ने साबित किया कि इंसान हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। हमारे निर्णय अक्सर बायस, फ्रेमिंग और ह्यूरिस्टिक से प्रभावित होते हैं। यही सिद्धांत अब बिजनेस, निवेश, सरकार और टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से लागू हो चुके हैं। भविष्य में एआई और डेटा साइंस इन व्यवहारिक सिद्धांतों का और भी पर्सनल स्तर पर उपयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 10 ना कहा जाए तो नंबर 10 ना पढ़ें, यहां तक कि सारी कहानी पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष और जीवन और बिजनेस में उपयोग। इंसानी सोच की दोहरी दुनिया। सिस्टम 1 तेज सोच, भावनात्मक, सहज, तेज लेकिन अक्सर गलतियां करने वाली। सिस्टम 2 धीमी सोच, तार्किक, सोच समझकर, सही लेकिन आलसी और ऊर्जा लेने वाली। निष्कर्ष, हमें इन दोनों का संतुलन सीखना होगा। बायस को पहचानना ही पहला कदम है। हम कभी भी पूरी तरह बायस फ्री नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम अपने कॉग्निटिव बायसेस को पहचान लें तो गलतियों को कम कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हों तो सोचें, क्या मैं एंकरिंग इफेक्ट में फंस रहा हूं? जब आप शेयर बाजार में नुकसान से डर रहे हों तो याद रखें कि लॉस अवर्जन मुझ पर हावी है। निर्णय लेने की कला। टीम निर्णय। अकेले फैसले लेने के बजाय विविध लोगों से राय लें ताकि बायस कम हो। फीडबैक कल्चर। कंपनियां अगर ईमानदारी से डेटा और फीडबैक देखें तो वे ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप से बच सकती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन। गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां ए/बी टेस्टिंग का उपयोग करती हैं। ये मूल रूप से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का प्रयोग है। व्यक्तिगत जीवन में उपयोग। रिश्ते। सिस्टम 1 अक्सर रिश्तों में जल्दी गुस्सा दिला देता है, लेकिन सिस्टम 2 हमें संयम सिखाता है। पैसा। लोग अक्सर भावनाओं में खर्च कर देते हैं। सिस्टम 2 का उपयोग करके बजट और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना जरूरी है। स्वास्थ्य। सिस्टम 1 कहता है, आज जिम मत जाओ, आराम करो। सिस्टम 2 कहता है, लंबे समय का फायदा सोचो। 6. अनुभव करने वाली आत्मा बनाम याद रखने वाली आत्मा। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। पल का आनंद लेती है। रिमेंबरिंग सेल्फ। हमारी यादों को संग्रह करती है और भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करती है। इसीलिए संतुलन। वर्तमान को जीना भी जरूरी है, भविष्य की यादों और अनुभवों को बेहतर बनाना भी जरूरी है। 7. 2025 एडिशन की आधुनिक सीख। एआई और नजेस। अब निर्णय सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिथम भी प्रभावित करते हैं। हमें अपने डिजिटल बायस को भी पहचानना होगा। अटेंशन इकोनॉमी। हमारा ध्यान यानी अटेंशन अब सबसे बड़ा संसाधन है। सिस्टम 1 लगातार मोबाइल नोटिफिकेशन में फंसा रहता है। सिस्टम 2 को सक्रिय करके हमें डिजिटल डिसिप्लिन लाना होगा। क्लाइमेट चेंज और सोशल चॉइसेस। बड़े फैसले जैसे पर्यावरण, राजनीति और समाज में बायस पहचानना और तार्किक दृष्टि अपनाना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। 8. अंतिम संदेश। कहनेमन हमें ये नहीं कहते कि बायस खत्म करो, वे कहते हैं कि बायस को पहचानो। सिस्टम 1 की ताकत और कमजोरी दोनों को समझो। सिस्टम 2 का इस्तेमाल सही समय पर करो।
तेजी से सोचना भले ही जरूरी हो, लेकिन धीमी सोच आपको आपकी गलतियों से बचाती है। जीवन में सबसे बुद्धिमान इंसान वही है जो जानता है कि उसकी सोच कहाँ गलत हो सकती है। 9. ऑडियो बुक श्रोताओं के लिए सारांश। तेज सोच यानी सिस्टम 1 हमें तुरंत फैसले लेने में मदद करती है। धीमी सोच यानी सिस्टम 2 हमें गहरी समझ देती है। ह्यूरिस्टिक्स और बायस हमारी सोच को भ्रमित करते हैं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमें हानि से ज्यादा डराती है। फ्रेमिंग एंड नजेस हमारे निर्णय को माहौल बदल सकता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बिजनेस, निवेश और नीतियों में क्रांति ला चुका है। एक्सपीरियंसिंग वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ हमारे जीवन की खुशी का असली गणित है। 2025 की चुनौती, डिजिटल युग में अपने ध्यान और सोच को संभालना। समापन। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह सिखाती है कि हम पूरी तरह तार्किक नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोचने की आदतों को समझ लें तो हम बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर निर्णयकर्ता बन सकते हैं।